Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. After a long time I have come in front of you. थोड़ा बहुत फैमिली में डिस्कशन चल रहे थे, थोड़ा बहुत इश्यूज थे, वो पूरे अभी सॉल्व हो चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अगेन ऑल द एडिटोरियल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर मेंस 2020 एग्जामिनेशन. एज मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो एडिटोरियल्स है स्टैटिक टॉपिक पे ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं. आप 2023 के लिए लिखें या 2024 के लिए लिखें या 2022 के लिए लिखें, सो ऑल द मैटर almost like 90% of the matter will remains what सेम ही होता है. जो भी ऊपर का रिसेंटली एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया का रैंक 108 था. अगर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आता है, या गवर्नमेंट के क्या मेजर्स है एनवायरमेंट को टैकल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए, तब आप थोड़े बहुत इंडिसेस का न्यू अपडेट देख सकते हैं. बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो भी है, वो चैलेंजेस जो भी है, सोल्यूशंस वो सेम ही होते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. और आज से आपको शेयर भी करना है, राइट. यू हैव टू ऑल्सो शेयर एंड यू हैव टू ऑल्सो टेल योर फ्रेंड दैट वी आर बैक. हम बैक आ चुके हैं अपने एडिटोरियल्स डिस्कशन में. सो एज यूजुअल आज की टॉपिक जो भी है, इट्स वेरी इंटरटेनिंग टॉपिक. इसमें जनरली एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी गई है, एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग दी गई है. इसमें आपका एक जो थॉट प्रोसेस है विद रिगार्ड टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, विद रिगार्ड टू द जो पार्टी सिस्टम जो होता है, उसमें एक थॉट प्रोसेस आपका जो भी है ना, वो बहुत एलॉबरेट होगा, बहुत ओपन अप हो जाएगा. उससे आपको ऐसा दिखेगा कि ठीक है, ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं. अगर आप कभी डिबेट करते हैं ना, ये बहुत अच्छे से फॉर्डर पॉइंट्स में काम में आएंगे. एंड यू कैन ऑल्सो लाइक स्पीकिंग वेरी क्वालिटेटिव, इस तरीके से आपको दिखता है. सेकेंड एडिटोरियल अपना जो भी है वो डिस्कस करेगा बेल इज ए रूल, जेल इज ए एक्सेप्शन. ये बहुत बार पेपर में, न्यूज पेपर में आते गया है कि जेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल. ये है क्या, इसके ऊपर भी हम अपना फोकस रखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. अपने पॉलिटी में जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं, वो जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो हुआ था, ओके, शिवसेना के अंदर से ही और एक लीडर उभर के आए थे, एकनाथ शिंदे, और उन्होंने शिवसेना को पूरा कैप्चर कर लिया है. जो पहले के जो उनके लीडर थे उद्धव ठाकरे जी, तो उनका भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा है विद इन शिवसेना, क्योंकि शिवसेना का जो भी कैडरे है, जो लोअर से लेके ऊपर तक एमएलए से एमपी, जिला परिषद के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, वो पूरे कैडरे में ज़्यादातर सपोर्ट एकनाथ शिंदे साहब को मिल रहा है, उद्धव जी को नहीं मिल रहा है. तो ये विद इन पार्टी में ओके, जो भी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हुआ है, सेम टू सेम, ये कोई नई चीज़ नहीं है. यूके में ये कोई नई चीज़ नहीं है. रिमेंबर दिस पॉइंट, मार्क में वर्ड्स, ये कोई नई चीज़ नहीं. यूके में इस तरीके के जो लीडर्स के जो बदलने का जो तरीका है, ओके, ये यूके में बहुत कॉमन है. वहाँ पे इस तरीके से होते रहता है. हम वो जो भी यूके में जो प्रोसेस है, जो कि मॉडल चल रहा है, लीडर बदली मॉडल जो चल रहा है, वो हम इंडिया में अप्लाई करके भी देखेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं और कितना अच्छा बेहतर बना सकते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन हम बहुत कंट्री से बारो कर चुके हैं, तो एक दो और अच्छी चीज़ जो कि अपनी सोसाइटी को और बेहतर बनाए, तो हम बारो करने में कोई बुरी बात नहीं है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड कन्वेंशन ही है वो, सॉरी यहाँ पे कन्वेंशन आना. केसेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस डेमोक्रेसी यूनाइटेड किंगडम में पढ़ेंगे. नो इनर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है एमॉन्ग एमपीज एंड पार्टीज के अंदर. आपको तो पता होगा व्हिप का मतलब क्या है. व्हिप इज ए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ व्हाट, ऑल एमएलएस, ऑल एमपीज का हेड होता है. ओके, व्हिप एमएलएस का भी हेड होता है व्हिप. तो व्हिप जो भी एक डायरेक्शन देगा अपने एमएलएस को, इस तरीके से आप वोट करना, तो वो वही वोट करेंगे. व्हिप अगर डायरेक्शन देगा अपने एमपीज को, आप रिजेक्ट करना, तो वो रिजेक्ट ही करेंगे. तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल, जैसे कि आप समझिए मैं आपको एलेक्ट करा, आप हमारे, ऑब्वियसली मैं बोलता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग आपको एलेक्ट करें, आप वहाँ पे गए, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बात रखें. हम आपके घर पे आए हैं, आपको मिलके बोले हैं सर आप ये इश्यूज हैं हमारे, आप वहाँ जाके बात करिए, तो आप ठीक है बोले. बट आपके पास वहाँ पे चॉइस ही नहीं है. आपके विप ने कहा है कि नहीं, इसके ऊपर बात नहीं होगी, तो नहीं होगी. तो इसका मतलब क्या है, विप जो बोलेंगे, पार्टी के जो हाई कमांड वो जो बोलेगा वही आप करेंगे. तो इसका मतलब विद इन द पार्टी लाइन्स में डेमोक्रेसी कहाँ है. ओके, कंसेंसस से डिसीजन लिए ही नहीं जा रहा है. टॉप लेवल के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ये करने आए, तो बॉटम लोगों के जो भी नीचे के जो एमएलएस एमपीस है, वो तो चीयर लीडर्स बन गए, वो चीयरिंग कर रहे हैं, चीर कर रहे हैं, या गुड बोल रहे हैं, बस उतना ही. तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा थोड़ी होता है कि भाई 10-15 लोग जो भी बोले वो पूरे सुने, राइट. तो यहाँ पे यही बात रखी गई कि जो पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, इंडिया में बहुत लैकिंग है. वेराज अदर कंट्रीज में विद इन द पार्टी भी बहुत अच्छे से डेमोक्रेटिक पार्टी प्रोसेस चलता है. तो लेट अस सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट इट. ठीक है, चलो.
इंडिया में नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, उसका एक्सप्लेनेशन में दे दिया। विप जो बोलेंगे वही करेंगे एमएलएस और एमपी, और कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि जिस तरीके से अपन कोर्ट में कसम खाते हैं, मैं जो भी कहूंगा सही कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये भी यही करेंगे। एमपीस और एमएलएस विप जो बोलेंगे वही करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। अनलाइक देयर काउंटर पार्ट्स इन यूके में MPs in India have no autonomy to question and challenge their party leadership। हमारे MPs, हमारे MLAs के पास इतनी ताकत ही नहीं है, इतना स्कोप ही नहीं है, इतना विंडो ही नहीं है कि वो अपने लीडर को, मोदी जी को या हमारे केसीआर साहब को रहो या शिंदे साहब को रहो, किसी को ये इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो बोले कि आप गलत है। मगर यूके में ऐसा नहीं होता है। आप जब अभी जो बोरिस जॉनसन है यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ओके, इन्होंने रिसेंटली इनके ही जो यहाँ पे बैठे हुए ना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ये इनके खास एड्स हैं। जब कभी ये इनके जो खास एड्स है, इनको ये जब कभी ये फील होता है कि हमारे जो लीडर है जो कि बोरिस जॉनसन है, वो टाइम पे वो उतने पॉपुलर नहीं हो रहे हैं, लोगों में उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, इस तरीके से कुछ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरे क्या करते हैं, इनके रेजिग्नेशन देना स्लोली शुरू करते हैं। ये रेजिग्नेशन देना स्लोली शुरू करने से बोरिस जॉनसन को, उनके प्राइम मिनिस्टर को ये लगेगा कि मेरे जो भी है एमपीज मुझे अभी सपोर्ट करना नहीं चाह रहे हैं, वो स्लोली क्या करेंगे, अपना पद का इस्तीफा दे देंगे और इनमें से ही कोई फिर से एक नया फ्रेश लीडर बनेगा। ये देखो विद इन द पार्टी में कितना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लीडर को निकाल के नए लीडर को बिठा भी रहे हैं। हमारे पास ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे वही डिस्कस किया गया है, अच्छे से देखिए। ओके, जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, जो बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, उनके पार्टी मेंबर्स एक कूप कर रहे हैं। कूप का मतलब है एक साजिश रचे हैं उनको निकालने की। ओके, जब कब करते हैं, दे वांट टू गेट रिड ऑफ, एमपीज वांट टू गेट रिड ऑफ देयर लीडर who has become a electoral or political liability। इलेक्टोरल लाइबिलिटी का मतलब है कि इलेक्शन में ये बड़ी लाइबिलिटी होगी, इससे हारने के चांसेस है, तो इनको पहले यहाँ से हटाओ। पॉलिटिकल लाइबिलिटी ये होगी कि पॉलिटिक्स में इन्हों रहने से वजह से हमारी पार्टी को धक्का लगेगा। तो अगर इस तरीके से अगर पार्टी के एमपीज ऐसा समझना शुरू करते हैं अपने लीडर की वजह से, ये क्या करते हैं, दे बिगिन विथ लाउड क्रम्बल्स। स्लोली पीछे से आवाज आना शुरू हो जाती है, मीन्स दे स्लोली गिव व्हाट कैबिनेट रेजिग्नेशन। ये जो बाजू जो बैठे स्लोली रेजिग्नेशन देखना शुरू करेंगे। उससे बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि देखो भाई, टाइम हैज कम टू फॉल ऑन वन शॉट, टाइम आ गया है, आप हट जाओ। द इंटायर प्रोसेस हैज बीन मोर और लेस एक्यूरेटली समराइज्ड बाय ए फॉर्मर कंजर्वेटिव लीडर, ओके, हु कॉल्ड इट एन एब्सोल्यूट मोनार्क टेम्पर्ड बाय रेजिसाइड। एब्सोल्यूट बोल तो जो विद इन द पार्टी में जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, देर एब्सोल्यूट मोनार्क हैं। वो किसी को भी लीडर बना सकते हैं, किसी को भी लीडर नहीं बना सकते। अब बोरिस जॉनसन जाने के बाद में इनके ही जो आजू बाजू जो भी यहाँ पे बैठे हैं, इन लोग अपने नॉमिनेशन देंगे यूके के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। अब वो नॉमिनेशन में किसको सिलेक्ट करेंगे, वो तो मेजॉरिटी वोटिंग बताएगी, तो अपनी अपनी लॉयल्टी यहाँ पे गेन करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये है कि कोई अगर लीडर पॉलिटिकल और इलेक्टोरल मैंडेट और इलेक्टोरल लायबिलिटी बन जाता है, तब उनके ही एमपीज क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं, एक फ्रेश लीडरशिप लाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पावर से जाए, और वो ये भी नहीं चाहते कि जो क्रिटिसिज्म वो पहले के जो पीएम रह रहे हैं उसके ऊपर ना वोटिंग फिर से ना हो। राइट, फाइन। अभी देखो ये प्रोसेस से क्या है, व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग अबाउट दिस प्रोसेस। हाउएवर, हाउ मच पावर ऑर्डिनरी एमपीज ऑफ अवर कंट्री हैव ओवर प्राइम मिनिस्टर। अपने प्राइम मिनिस्टर के पास ऑर्डिनरी जो एमपीज है उनका कितना पावर है, मेरे से पूछो तो नीली है। A prime minister has to be able to maintain a confidence of his own backbenchers। backbenchers का मतलब है प्राइम मिनिस्टर सामने बैठेंगे तो उनके अमित शाह जी बैठेंगे, राजनाथ सिंह बैठेंगे, सॉरी उन तो है नहीं, राजनाथ सिंह बैठेंगे, नितिन गडकरी साहब बैठेंगे, तो उन लोग बैठेंगे, तो बैक बेंचर्स बोलते हैं। तो ये बैक बेंचर्स का जो भी कॉन्फिडेंस है ना, ये प्राइम मिनिस्टर को हमेशा गेन करना होगा। अगर वो गेन नहीं करेंगे ऑल द टाइम्स, तो वो रिस्क करेंगे कि अपनी पॉलिटिकल ऑब्लिवियन, तो उनको पॉलिटिक्स से निकाल भी जाएगा, उनको लीडर से भी हटाया जाएगा। मगर ऐसा इंडिया में होता नहीं है। इट डज नॉट मैटर कि मोदी जी का चाम कितना चला है, वो कितने मार्जिन से जीते हैं, वो जो भी करके आए हुए, अगर ये स्लोली मालूम होता है कि मोदी जी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म चल रहा है, लोग बुरा बोलना शुरू करें, लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करें, पीछे से नितिन गडकरी साहब, ओके, निर्मला मैडम, ये पूरे स्लोली क्या करेंगे, भाई अगर इनको ये रखेंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे, तो इनको हटा दो।
इनको उठा के हमारे में से कोई एक बनो, सो दैट एक फ्रेश लीडरशिप आई, लोग हमारे पर और एक बार ट्रस्ट करें और हम इलेक्टोरल गेन्स जो भी आए हैं वो उसको बचा के रखें। तो ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस तरीके से समझिए, ठीक है। फाइन, इफ देयर इज अ सेंस दैट द लीडर इज नो लॉन्गर, अगर ये सेंस होता है ओके, उनके ही एमपीज को, क्लोज एमपीज को, क्लोज एस को, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को अगर ये सेंस होता है कि उनके लीडर इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू द कंट्री, देन जो पीछे के वेल्ड ऑयल्ड मशीन से, मीन्स वेल्ड ऑयल्ड जो धारकारी जो एमपीज है, दे कम इन टू एक्शन एंड प्रोटेक्ट द पार्टीज इलेक्टोरल गेन, वो जम करते हैं। अभी बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लो उद्धव जी का। उद्धव जी को जो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी से वो अलग होके चल रहे हैं, ओके, उस वजह से शिवसेना अनपॉपुलर होने लगी थी महाराष्ट्र में, आपको भी पता है। लोग उतना कट्टर हिंदू वाला जो उनका एक फेस था वो थोड़ा बहुत कट्टर जाके सेक्युलर होना शुरू हो रहा था, तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पे ये नहीं चल रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी ये फॉरवर्ड लेके नहीं चल रहे हैं, ये एनसीपी और कांग्रेस से बनके सेक्युलर हो चुके हैं, हिंदुत्व का मैंडेट वो नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑलरेडी उद्धव जी को लेके एक नेगेटिविटी फैली रही थी। जब उनके जो क्लोज एड थे, एक नाथ शिंदे जो आई डोंट रिमेंबर, नाना पाटेकर कुछ है ऐसे ही, तो वो लोग क्या करें, स्लोली उनको हटा दिए, खुद बैठ गए। अभी क्या हो गई, शिवसेना पॉपुलर होगी नहीं होगी, राइट, दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस इन यूके, मगर हमारे पास वो होता नहीं है। कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अब देखें इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास, मोदी जी के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है और पार्टीज एमपीज, रखे तो रखना है, निकालना है तो निकाल देना है, उनकी एबिलिटी कुछ भी नहीं है, खाली रूटीन पॉलिसी मैटर्स में आइए, ओके, अदरवाइज उनकी कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है दूसरे एमपीज की। प्राइम मिनिस्टर और उनके क्लोज एड्स, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। द प्राइम मिनिस्टर पावर इज ऑल्सो स्ट्रेंथन बाई इंडियाज यूनिक एंटी डिफेक्शन सेटअप। और एक अच्छी बात है, कोई अगर मैं आपकी पार्टी में नहीं रहना चाहता, मैं आपकी आइडियोलॉजी बहुत बुरी है, मैं नहीं रहना चाहता, मैं रिजाइन करता हूँ बोल, तो ऑटोमेटिकली उनकी सीट भी चले जाती। फिर वो एरिया में क्या होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो कौन चाहेगा कि भाई किसी, अगर आपकी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है तो आपको पार्टी में से निकल जाना है, तो आपको वो एमपी का अहदे से भी निकाल देंगे, फिर आपको फिर से लड़के आना पड़ेगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट। अच्छा रो आप नहीं आए और एक बार, आपको तो बहुत हट हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है अपने इंडियन एमपीज के ऊपर, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया है और मजबूत हो गया है। वाई? बिकॉज हमारे पास एक ऐसा एक्ट है जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे कोई पार्टी कोई नाराजगी जता भी नहीं सकता और पार्टी के बाहर जा भी नहीं सकता। अगर विप के अगेंस्ट भी अगर कोई बोल देता है तो उसको फिर से डिस्क्वालिफिकेशन सहना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो सीट गई, गद्दी गई, सब गई, वो रिस्क कोई नहीं लेगा। इन इफेक्ट एमपीज यूजुअली डू नॉट एंजॉय एनी ऑटोनॉमी एट ऑल। हमारे एमपीज के पास कुछ ऑटोनॉमी है ही नहीं कि वो उनकी पार्टी से, लीडर से क्वेश्चन करें। ओके, इस वजह से हमारे एमपीज बन जाते हैं चीयर लीडर्स या माउथ पीसेस। अगर मोदी जी कुछ स्कीम लेके आएंगे तो एमपीज बोलेंगे तालियां बजाएंगे, अगर शिंदे जी कुछ स्कीम लेके आएंगे तो लोग बोलेंगे तालियां बजाएंगे, हमारे केसीआर साहब जो भी स्कीम लेके आएंगे तो लोग बोलेंगे तालियां बजाएंगे, तो वो एमएलए क्या करेंगे, तालियां बजाएंगे। तो ऑब्वियसली वो कुछ बचा ही नहीं उनके ओपिनियन कुछ करने का, यही करना है आपको तो वही करना है बस। Okay, neither it is anyone's case the party, prime minister or chief minister at the state level are chosen by the legislators. The choice is invariably made by a party high command and then submitted to MLAs, MP to be a rubber stamp. यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई उनकी पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर होता ना, वो पार्टी वो चीफ मिनिस्टर एमएलए से इलेक्ट होके नहीं आता। जैसे कि आप सोचिए, ओके, अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपको पता है, किसी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है। अभी मध्य प्रदेश में उनकी असेंबली है, बीजेपी के सीट्स हैं, बीजेपी के सब लेट सपोज 200 सीट्स हैं, 200 में 150 सीट है सर, समझिए 150 पूरे कितने हैं बीजेपी के हैं, तो वो फॉर्म करे। मैं एग्जैक्ट नंबर दे नहीं रहा हूँ आपको मैं सब समझा रहा हूँ, बीजेपी के रिलेटेड एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी पावर में है, ये तो क्लियर है, यस। लेट अस सपोज मध्य प्रदेश की असेंबली का स्ट्रेंथ है 300 है, 300 लोग हैं एमएलए, और बीजेपी के चुने हुए कितने आए हैं, 170 आए हैं। 300 में से 170 आए बोल तो बीजेपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में फॉर्म कर चुकी है, इसका मतलब वही है ना, यस। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। अब समझो ये 170 जो एमएलए बन के बीजेपी वहां पे जीती है, अब इनमें से चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये डिसीजन कौन लेंगे,
याद करो आप, ये डिसीजन कौन लेंगे? ये डिसीजन लेंगे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह और वो जेपी नड्डा जी, वो सब मिलकर डिसीजन लेंगे। बीजेपी के जो 170 एमएलएस वो ही खुद वोटिंग करके किसी को चुनेंगे अपने पास, उनका लीडर? नहीं ना, नहीं चुनेंगे। सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट रहो, यहाँ पे एलजी का अपॉइंटमेंट रहो, कौन सा भी अपॉइंटमेंट रहो, कहाँ से आएगा? हाई कमांड से आएगा। यहाँ पे एमपीज खुद से ही उनके लेजिस्लेटिव लीडर को चूज नहीं कर सकते, एमएलए भी उनके लेजिस्लेटर में उनके लीडर को चूज नहीं कर सकते, हर चीज़ ऊपर से आती है। बट यूके में ऐसा नहीं होता है। यूके में जब पब्लिक उनको वोट देके वहां पे जिताती है, जिताने के बाद में उनका लीडर कौन बनेगा पूरे मिल के डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और एक डिसाइड करेगा। ठीक है, राइट। और हमारा जो भी सिस्टम है वो वंस एवरी 5 years होता है। द अंडरलाइंग असम्पशन इज दैट इन द इंटरिम देयर वॉइसेस इज आर्टिकुलेटेड थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑब्वियसली जो भी वॉइसेस है एमपीज के, वो वॉइसेस को प्रॉपरली आने नहीं देते हैं, उसको आर्टिकुलेट करके जो पार्टी बोलना चाहती है वो वही बोलेंगे। एमपीज इन यूके आर बोल्डली एक्ट करते हैं ये, बिकॉज दे डू नॉट ओ द नॉमिनेशन टू द पार्टी लीडर बट दे आर सिलेक्टेड बाय ए लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टी। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों नहीं डरते हैं यूके में बात करने के लिए? बिकॉज वहां पे उनके पार्टी लीडर की वजह से नहीं जीतते हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी पॉपुलैरिटी से जीतते हैं। उनकी लोकल पार्टी होती है, वो पार्टी के थ्रू आते हैं, तो उनको डिफेक्शन से कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके पास डिफेक्शन है ही नहीं। तो उनके प्राइम मिनिस्टर को निकाल भी नहीं सकते, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय व्हाट party leader, because they are elected by their own constituency. However, in India, it is a party leadership that decide the candidates. कहाँ पे किसको रखना है, कहाँ पे किसको नहीं रखना है, एक्सेट्रा। यहाँ पे कौन लड़ना है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन लड़ना है, किसका नाम वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी में देना है, ये पूरा इंडिया में हाई कमांड डिसाइड करती है, ना कि पॉपुलैरिटी होके कोई चुनावा नहीं आता है अपने पास। हमारे पास जो हाई कमांड जो भेजती है बीजेपी या कांग्रेस के जो भी राहुल गांधी जी है, मोदी जी है, वो लोग जो बोलेंगे ओके आप ठहर जाओ, यही एरिया में से ठहर जाएंगे, आप बनारस से ठहर जाओ ठीक है, आप लखनऊ से ठहर जाओ ठीक है, या आप हैदराबाद से ठहर जाओ ठीक है। लोग से चुने हुए नहीं है, प्रॉब्लम ये। तो ये लोग इलेक्ट हुए हैं अपने पार्टी लीडर की सूरत देखे, ना कि खुद के एबिलिटी पे आए हैं। यूके में ऐसा नहीं होता है। यूके में जो भी आता है वो अपने बलबूते पे आता है, इसलिए उनको अपने पार्टी लीडर को बोलने के लिए हिचकिचाहट नहीं होती है, राइट। दैट्स वाई यूके के एमपीज दे नेवर फियर ऑफ व्हाट डिस्क्वालिफिकेशन, बट हमारे एमपीज दे फियर व्हाट डिस्क्वालिफिकेशन। एंटी डिफेक्शन लॉ है, अरे हम अगर पार्टी के अगेंस्ट बोल देंगे, अगर हमारे ओपिनियन भी मैच नहीं कर रहे हैं, अगर हम बोल देंगे तो ये फंस जाएंगे। दीज आर द फैक्टर्स आर द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टुवर्ड्स इंश्योरिंग इनर पार्लियामेंट्री विद इन द पार्टी में डेमोक्रेसी इस वजह से नहीं है अपनी कंट्री में। ओके, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला, किस वजह से नहीं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करें। एक तो है हर चीज हाईकमांड से हो रही है, दूसरा है एंटी डिफेक्शन लॉ के वजह से कोई एमपी खुद क्या नाराजगी नहीं जता सक रहा है, तीसरा है एमपी सेलेक्ट होते हैं अपने पास पार्टी लीडर को देख के, मोदी जी को देख के इलेक्ट होते हैं, ना कि वो खुद को देख के लोकल पॉपुलैरिटी से नहीं आते। इट इज अ टाइम टू इंडिया दैट सीरियसली कंसिडर एम्पावरिंग इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर पार्टी लीडरशिप। तो हाँ, ये टाइम आ चुका है कि हर एमपी अपना वॉइस बोल सके, अपना दिमाग कॉन्साइंस यूज कर सके, क्या गलत है क्या सही है अपने पार्टी मेंबर्स को बोल सके। ये टाइम आ चुका है, ठीक है। ओके, हाउ डू वी चेंज दिस? एक ज़माने में क्या होता था, एक वर्केबल मॉडल जो भी है यूके में चल रहा है, वो मॉडल हम ले लेके यूज कर सकते हैं। ओके, यूके में क्या होता था, अगर कोई लीडर में इंटरेस्ट, कोई लीडर में उनके एमपीज को ट्रस्ट नहीं रहता था, तो वो एक कमेटी को लिख देते थे कि उनकी कमेटी को लिख देते थे कि भाई एक कमेटी बनती थी, हर पार्टी में कमेटी बनती थी, वो कमेटी की एमपीज लिख देते थे कि ये जो लीडर है, ये लीडर में हम सहमत नहीं है, ये लीडर हम चेंज चाहते हैं। अगर 15% इस तरीके से बोल देते हैं कि जो प्रेजेंट लीडर है हमको पसंद नहीं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक लीडरशिप वोट ट्रिगर्ड हो जाता। मींस लीडरशिप चेंज करने का टाइम आ गया है, कौन कौन अपने नॉमिनेशन देना चाहते हैं दे दीजिए, इस तरीके से प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेश मैंडेट के तरफ, फ्रेश मैंडेट, फ्रेश हर चीज शुरू हो जाती है। बट ये मॉडल इंडिया में जब तक वर्केबल नहीं होगा, जब तक आप एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं निकालते हैं। बट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या हो गया, एक बून भी हो गया हमारे ऊपर, एक बर्डन भी हो गया। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, राइट, फाइन। दैट इज ऑल अबाउट दी पार्लियामेंट्री, इंटर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 4 पॉइंट ही बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे यहाँ पे। ए शॉर्ट आर्म इन द रूल फॉर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से चलना को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ।
तो हमारे कंट्री में बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ज़्यादा अरेस्ट हो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं और वो जेल में डाले जा रहे हैं। ओके, मे बी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स से वजह जा रहे हैं, या जो भी एक्यूज़ कर रहा है, जो भी कंप्लेंट कर रहा है, वो बहुत लोगों को अंदर डाल दे रहा है। लाइक हस्बैंड है, हस्बैंड सता रहा वाइफ को, तो वाइफ क्या करेंगे, उनकी सास पे भी करेंगे, कि ससुर पे भी करेंगे, देवर पे भी करेंगे, जेठ पे भी करेंगे, सब पे करेंगे। बट एक्चुअली ये लोग तो इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ यही हस्बैंड ही इन्वॉल्व है। तो हमारे इंडिया में क्या हो जाता है कि पुलिस उनके कॉन्सेंस यूज़ नहीं करती है, उनकी कॉन्सेंस, उनका अच्छे से विजडम यूज़ नहीं करती है, और जिसका जिसका भी नाम आता है पूरों को अरेस्ट कर लेती है, पूरों को अरेस्ट करके जेल भिजा देती है। अगर ये नहीं भी करते हैं, अगर ये नहीं भी करते हैं, कोई एक अच्छा सर्कल इंस्पेक्टर या कोई एक अच्छा SHO होता है जो कि अपनी कॉन्सेंस से सिर्फ हस्बैंड को अरेस्ट करके ले जाता है ना, अपने जो लोअर के जो कोर्ट्स होते हैं वो लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि सस्पेक्ट थी तो क्यों नहीं करे आप, अरेस्ट करना था। तो ये लोगों के दबाव की वजह से भी पुलिस क्या कर सकती है भाई, वो कैसे भी बोलेगा कि सबको सस्पेक्ट को लाना बोल के बोलेगा, सो बेटर है कि सबके अंदर डालो। तो पुलिस जो कार्रवाई करती है, जो इन्वेस्टिगेट करके किसको अरेस्ट करना, किसको अरेस्ट नहीं करना, वो एक नतीजे में पहुंचती है। बट कोर्ट क्या करती है, नहीं आप सबको ही सस्पेक्ट करना है। तो वो निटी ग्रिटी इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी कोर्ट के घुसने की वजह से क्या हो रहा है, अरेस्ट ज्यादा हो जा रहे हैं अपने पास। ओके, यहाँ पे देखिए आप, सत्येंद्र कुमार अनिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली अपना अनहैप्पीनेस जताया है कि अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत खराब है। इस तरीके से कहा है, क्यों कहा है बोल तो बात को हमारे वेरी फ्रीक्वेंटली हमारे पास वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स होता है, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हो जाते हैं हमारे पास। ये क्या पुलिस स्टेट है क्या कि बात को आप जिसको पुलिस को अरेस्ट करें? नहीं है ना, हमारा कंट्री लिबरल कंट्री है, हमारा कंट्री क्या है, लॉ के थ्रू चलता है। तो आप जिसको बोले अरेस्ट, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग। सो ये आर्टिकल में यही कहा गया है कि यूके में जेल होना कन्विक्शन के बाद ही आप पूरा सजा आपको सुनाए बाद ही जेल होती है। बट यूके में बेल इज अ रूल है, पहले आपको बेल मिल जाती है, जब तक कि अगर कोई आप आगे जाके किसी को हार्म नहीं करेंगे, अगर इतना सेटिस्फैक्शन होता है तो आपको बेल यूके में लिबरली दी जाती है। बट इंडिया में बेल बाद में दी जाती है, और ये जो पुलिस वाले ये पुलिस कस्टडी में रखने के लिए बहुत उतावले होते हैं, ये बात को कहते हैं कि इनका रिमांड बढ़ाइए, इनका रिमांड बढ़ाइए, जुडिशियल कस्टडी बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। तो ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स होते हैं, और ये पावरफुल पर्सन्स होते हैं, उनकी वजह से पुलिस भी ज़्यादा एक्सटेंशन मांगती है कोर्ट में से। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑलरेडी कहा है कि ये सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है अपने पार्लियामेंटेरियंस को, देखिए आप बेल एक्ट बनाइए यूके के जैसा, बेल एक्ट ऑफ यूके कैसा बनाइए, किसको बेल देना चाहिए, किसको बेल देना जाना चाहिए, प्रॉपरली लिख लीजिए। ये प्रॉपरली लिखने की वजह से क्या होगा, कौन बेल के लायक है, कौन बेल के लायक नहीं है, वो प्रॉपरली मालूम होगा और बेल देने में आसानी भी होगी। ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे यही कहा गया है कि यहाँ पे देखिए, और एक भी चीज़ उठाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप इतने अरेस्ट कर रहे हैं कि पूरे प्रिजन्स क्या हो जा रहे हैं, ओवरक्राउड हो जा रहे हैं। ओवरक्राउड होने की वजह से हाइजीन का प्रॉब्लम हो रहा है, करप्शन का प्रॉब्लम हो जा रहा है, वहाँ पे क्राइम भी बढ़ रहे हैं। ओके, और बहुत सारा डेटा में ये मालूम हुआ कि जितने भी अरेस्ट हुए हैं उनका तो अभी ट्रायल चल रहा है, कोई तो कन्विक्ट हुआ ही नहीं, किसी को सजा ही मिले नहीं। तो अगर आप बिना सजा के इस तरीके से लोगों को भरते जाएंगे प्रिजन में, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी। तो एक तो प्रिजन में प्रॉब्लम आएगी, दूसरा है तो ये तो सही नहीं है ना, किसी को सजा ही नहीं मिली, आप उसमें रखते जा रहे, ये भी ज्यादा नहीं है। और जो लोअर कोर्ट से ये डिमांड नहीं करना चाहिए कि आप हर एक को सस्पेक्ट को अलग करो, पुलिस का काम उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनको करने देना चाहिए। जो भी वो अरेस्ट करते हैं उसके ऊपर अगर कोर्ट ये जानती है, लोअर कोर्ट हो या हायर कोर्ट हो, अगर वो चाहती है किसी को अरेस्ट करे तो वो बात अलग है। लोअर कोर्ट भी अपना काम एक ठीक तरह से करना चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन के तहत जिसे अरेस्ट किया जाता है, दे शुड नॉट आस्क मोर डिटेल्स। ओके, जो जिसकी जरूरत नहीं है उनको दूरी रखना चाहिए, जो जिसकी जरूरत है उनको आप ला लो। अगर कुछ केस में फैक्ट्स निकलते हैं तो आप किसी और को बुला सकते हैं, बट हर एक को ला लो, पूरे सस्पेक्ट्स को भी ला लो, घर में जितने पूरों को उठा के ला लो, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। दिस इज नॉट ए गुड वे। ओके, सो दैट्स व्हाट अपने सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रहे हैं कि जो यूके में जो बेल एक्ट है उस तरीके से इंडिया में भी बेल एक्ट होना चाहिए, जिस वजह से बेल हर एक को मिलना चाहिए। ओके, सजा जब ही होगी जब आपका गुनाह साबित होगा, खाली आप जेल में नहीं बैठना चाहिए, राइट। दिस इज ऑल about today's lecture. I hope that after a long time you all liked it. Please do subscribe, do share, and also hit like and also the bell icon so that मेरे जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Thanks a lot. Bye bye. Take care.